तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा। कहने का तात्पर्य है कि जो अरब के व्यापारी थे वो लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों का इस्तेमाल करते थे और उसके इस्तेमाल करने के माध्यम से किन देशों में भारतीय वस्तु को बेचते थे। तो इसका सही उत्तर है कि वो यूरोपीय जो कंट्री है उन सभी में क्या बेचते थे, भारतीय वस्तुओं को बेचते थे। तो वो कौन थे, तो वो अरब के व्यापारी थे। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय व्यापारी, मतलब यूरोपीय देशों में अरब के व्यापारी लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को बेचते थे। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2018 में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है जी, कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शिवाजी ने 1660 में कौन से रणनीति का उपयोग करके विपक्षी जो भी थे उनको हराया। तो वो था गोरिल्ला रणनीति। गोरिल्ला युद्ध रणनीति को अपनाकर शिवाजी ने क्या किया, तो 1660 में विपक्षी जितने भी थे आक्रमणकारी उन सभी को हराया था। ठीक है जी, तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, गोरिल्ला युद्ध। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, मैं 1600 कह रहा हूँ, 1761 में हुई थी। और किसके किसके बीच में हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए एनटीपीसी में भी पूछा गया है और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ठीक है, दोनों ही एग्जामों में इसको पूछा गया है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सभी को याद करके जाने। ठीक है जी, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब हुआ था, इन तीनों को आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सभी को इसका पता चल गया होगा कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सालाबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें पहले आंग्ल मराठा युद्धों को समाप्त कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ये किए गए थे मई 1782 में। मई 1782 में सालाबाई संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है जी, और अंग्रेजों और मराठों के बीच का युद्ध क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। तो ये हुआ था मई 1788 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। ठीक है जी, और इसमें कोई हस्ताक्षर किसने किसने किए थे, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने और अंग्रेजों के बीच में यह हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है जी, किसके बीच में, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1802 में। बसीन की संधि 1802 में और सालाबाई की संधि 1761 में। ठीक है जी, अब देखते हैं, नहीं 1761 कह रहा हूँ, 1782 में। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध को बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। तो किस युद्ध में की थी, तो वो की थी प्लासी के युद्ध में। और ये प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका डिस्कशन किया है कि ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है जी, सिराजुद्दौला क्या था, तो बंगाल का उस समय नवाब हुआ करता था। ठीक है जी, और उसी के बीच में अंग्रेजों द्वारा युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो क्लाइव ने किया था। ठीक है जी, तो ये आप सभी को पता है कि 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज को मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हराया गया। ये 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में। तो जितने भी क्वेश्चन है आपका, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा PYQ की प्रैक्टिस करने के लिए।
क्योंकि डेली हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको PYQ करवाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन करना होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटी हुई काल कोठरी की घटना कब कहाँ हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी काल कोठरी की घटना, तो ये हुई थी आपके कलकत्ता में। इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, वहाँ के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था, उसने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर एक काली कोठरी में डाल दिया था, जिसमें से सारे के सारे क्या गए थे, सारे मारे गए थे। सिर्फ 23 ही लोग बच पाए थे। 46 कह रहा हूँ, कितने लोग सिर्फ बच पाए थे, 23 लोग, बाकी के सारे क्या हो गए थे। तो 146 में से सिर्फ 23 बचे और सारे के सारे मारे गए थे, क्योंकि वो इतनी छोटी काल कोठरी थी कि सबका दम घुट के वहाँ पे क्या हो गया, मारे गए। इसी को क्या कहते हैं, ब्लैक होल का घटना कहते हैं। ठीक है जी, तो ये जरूर आपको घटना याद रखना है। कितने लोग बचे थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 23 लोग बचे थे, और उसमें टोटल कितने लोगों को डाला था काल कोठरी में, तो 146 को। तो ये कहाँ की घटना है, तो यह घटना है कलकत्ता की। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो पंजाब पे कब्जा किया था, तो पंजाब पे कब्जा किया गया था 1849 को। ठीक है जी, इसका सही उत्तर क्या है, 1849 को पंजाब को कब्जा कर लिया गया था। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों द्वारा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, आपके 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं। तो किन की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हैं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है सिक्किम। ठीक है जी, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। एक चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है जी, तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कितने देशों से सीमाएं साझा करता है, तो 3 देश, चीन, नेपाल और भूटान। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है जी, कि तीन देशों से सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, तो सिक्किम। ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिक्किम कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। तो कितने से, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों से। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप BBI कर लीजिएगा और जरूर याद करके जाना है आपको। ये 2021 के NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार क्या पता ग्रुप डी में पूछ दे, क्योंकि एक दूसरे से एग्जाम में पूछता है। ग्रुप डी वाला NTPC में पूछ देता है और NTPC वाला ग्रुप डी में पूछ देता है। तो 3 देशों से साझा करने वाली राज्य सिक्किम। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे बड़ी है और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आपके उत्तराखंड से साझा करता है, हरियाणा से साझा करता है, राजस्थान के साथ साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो 7 से 8 देशों के साथ, मेरे को 8 राज्यों के साथ और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या करता है, अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के सीमाएं पर स्थित हैं। इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप सभी के लिए लेके भी आया हूँ। देखिए, बांग्लादेश से सबसे साझा करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल का नाम। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में क्या है, बांग्लादेश। ठीक है जी, तो पश्चिम बंगाल से चेक करना है। पश्चिम बंगाल इसमें है, पश्चिम बंगाल इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अभी तो इसी को लेकर चलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद असम है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों को काट देंगे। तो ये दोनों तो कट हो गए। ठीक है जी, इसमें अभी असम है, इसमें भी असम है, इसमें पश्चिम बंगाल है और इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। अगला है मेघालय। मेघालय इसमें है, नहीं है, मेघालय है, ये रहा। अगला है सिक्किम। सिक्किम इसमें नहीं है, तो सही उत्तर क्या है इसका, ए। ठीक है जी, सिक्किम नहीं है। सिक्किम बांग्लादेश से साझा नहीं करता। सिक्किम किससे साझा करता है, तो अभी जस्ट हमने देखा था, सिक्किम चीन से साझा करता है, नेपाल से साझा करता है और भूटान से साझा करता है अपनी सीमाएं।
बांग्लादेश के साथ वो साझा नहीं करता है। ठीक है जी, तो यहीं पे ये गलत हो जाएगा, तो इसमें सिक्किम हट गया। तो इसका आंसर क्या निकल आएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए, कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। लेकिन सिक्किम किससे साझा करता है, तो चीन से, नेपाल से और भूटान से। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और 2021 के एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, देखिए ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है, एक फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया 2018 में अलग अलग शिफ्टों में। तो कितने भागों में बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्रों को, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 भागों में। आप सभी को पता हुआ कि एक कहलाता है उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, ठीक है, दूसरा है उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा है राजस्थान की तरफ मरुस्थल भाग, चौथा है नीचे दक्षिण की तरफ प्रायद्वीपीय भाग, और पांचवा कौन सा है, तटीय भाग। ठीक है जी, और छठा कौन सा है, छठा प्रायद्वीपीय, तटीय और थार, छठा याद नहीं आ रहा लेकिन आपको बता दूंगा छठा कौन सा है। ठीक है, लेकिन कितने भागों में बांटा जाता है, तो 6 भागों में। विशाल पर्वत है, विशाल मैदान, पर्वत श्रृंखला, मैदानीय भाग, थार, दक्षिण में पठारी, और ये है समुद्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, कौन रेखा करती है, तो वो है कर्क रेखा। भारत को बीचों बीच काटती है, जो भारत है इसको बीचों बीच से कौन सी रेखा काटती है, तो कर्क रेखा काटती है, 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया है। तो भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कर्क रेखा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है, आपको पता है कि ये भारत है, आइसक्रीम जैसा बन गया, भारत है। तो भारत के पूर्व में कौन सा है, अभी जस्ट हमने देखा बांग्लादेश है भारत के पूर्व में, ऊपर कौन है, चीन है, उत्तर और पश्चिम में कौन है, पश्चिम में तो आपका पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, फिर इधर नेपाल भी है, भूटान है, ठीक है, म्यांमार भी है, वो तो म्यांमार राज्य हो गया। ठीक है, तो भूटान नेपाल इधर ही है। तो पश्चिम में कौन सा पड़ता है, तो अपना पश्चिम बंगाल पड़ता है, बांग्लादेश। ठीक है जी, बांग्लादेश। तो पूर्व में पड़ोसी, पश्चिम कह रहा हूँ सॉरी, पूर्व में पड़ोसी कौन सा है, तो बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, ये देखिए तीनों ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है जी, और ग्रुप डी के ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन है, तो आप सभी को पता है कि कौन है, नेपाल है पड़ोसी देश। नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब क्या है, भारत के पड़ोसी देश थे। एक और है अफगानिस्तान। ठीक है जी, ये भी भारत के पड़ोसी देश में आता है। भारत के साथ अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर की सीमा क्या करता है, भारत के साथ साझा करता है अफगानिस्तान। ठीक है जी, मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अफगानिस्तान भारत की कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। तो पड़ोसी देश में इसमें से कौन है, तो नेपाल है। ना ईरान हमारे साथ साझा करता है, ना अब फ्रांस, ना इराक, ना ईरान, तो वो है नेपाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्तरी मैदानों में वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहले इसके बात करते हैं कि भारत में 2 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, एक है खादर और एक है भांगर। ठीक है जी, खादर का मतलब होता है जो नदियों द्वारा नई मिट्टी नदियां बहा के लेके आती है, उनको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और जो वो मिट्टियां पुरानी हो जाती है वो क्या कहला जाती है, भांगर। ठीक है जी, तो प्राचीन मतलब पुरानी, और पुरानी जलोढ़। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, तो पुरानी उपजाऊ मिट्टी
भांगड़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि भांगड़। ये 2022 में पूछा गया, लेटेस्ट में पूछा गया ग्रुप डी में। देखिए सिंपल सा है इसका कि नई मिट्टियाँ जो होती है उसको खादर कहते हैं और जो पुरानी होती है उसको भांगड़ कहते हैं। ठीक है, तो पुरानी की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी भांगड़। ठीक है जी, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा मतलब उपग्रह नहीं है। तो इस किसी भी जिसका उपग्रह नहीं है वो है आपका शुक्र। शुक्र का क्या है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन से। जो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो मसौदा जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, जब प्रीवियस क्वेश्चन के प्रैक्टिस हो जाएंगे तो एक कंप्लीट आपके लिए सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपके सारे के सारे जीके क्या होंगे, थ्योरी बेस करवा देंगे, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। ठीक है जी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी को, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करना है। आप सभी को इसके आंसर पता है तो क्वेश्चन से पहले आप कमेंट्स करके जवाब दे सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके हमारे बताने से पहले प्रिपरेशन हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका क्या है, BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने वाला दिन कौन सा है, देखिए ये आपके ग्रुप डी के 2018 में पूछा गया है, NTPC 2021 में पूछा गया, NTPC 2016 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इसको VVI कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। ठीक है जी, 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था, अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है जी, तो इसलिए नहीं 26 नवंबर नहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसका बनाने का शुरुआत हुई थी 26 नवंबर से। ठीक है, तो 26 नवंबर इसका क्या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो सर्वोच्च कानून भारत का एक ही है, वो है भारतीय संविधान। इसके सिवाय कोई भी भारत का सर्वोच्च कानून की जगह ले ही नहीं सकते। तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान से बढ़कर भारत में कोई कानून नहीं है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस दिन भारत को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज झंडा है, भारतीय झंडा, उसको कब अपनाया गया संविधान सभा में। तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका VVI है क्योंकि ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है और NTPC में भी पूछा गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी NTPC में पूछा जाता है वो ग्रुप डी में पूछा जाता है, और जो ग्रुप डी में पूछा जाता है उसको NTPC में पूछा जाता है। तो आपका NTPC और ग्रुप डी के मिक्स क्वेश्चन भी आप सभी को करा दूंगा कि जितने भी ईयर में पूछे गए हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और एक मैराथन भी ले आऊँगा 3-4 घंटे की, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे एक ही बार में फुल एंड फाइनल हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या है, भारतीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया भारत द्वारा। ठीक है जी, तो इसका उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। जो भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें राज्य के नीति निर्देश जो हैं उसको कहाँ से लिया गया, तो उसको लिया गया आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीतिक निर्देश कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी।
आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देश आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान में उल्लेखनीय नागरिक कर्तव्यों के उधार लिए गए हैं। मतलब जो मूल्य कर्तव्य हैं भारत के संविधान में लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आपका ऑप्शन नंबर बी यूएसएसआर से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसएसआर। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, वीवीआई भी इसको कर लेना। 100 बात की एक बात है कि एक वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊंगा कि कौन से चीज भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, ये सभी आपको करवा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसको भी आपको जल्दी करवा दूंगा कि कौन सा भारतीय संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो अभी तो आप ये देख लीजिए, उसके बाद वो करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। जो अर्ध संघीय शासन प्रणाली है उसको कहाँ से लिया गया है, तो उसको लिया गया है आपके कनाडा से। तो इसका सही उत्तर क्या है आपके ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है आपका कच्छ। ठीक है जी, ये आपके गुजरात में पड़ता है, जो जीवमंडल के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2022 में पूछा गया है। तो भौगोलिक दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है कच्छ। और भारत का सबसे बड़े की बात की जाए तो वो भी कच्छ है। ठीक है जी, भारत की बात हो रही है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल तो वो है कच्छ। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, वन। ठीक है जी, वन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसी में एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो चिपको आंदोलन आपका हुआ था 1973 में। ठीक है जी, इसको भी आप नोट कर लेना कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। ठीक है जी, ये अधिकतर पूछा हिस्ट्री में जाता है कि कब हुआ था, ये हिस्ट्री में पूछा जाता है, तो 1973 में हुआ था। ठीक है जी, वैसे ही आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये आपके वन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है मैंग्रोव वन, तो वो है आपका सुंदरवन। ठीक है जी, ये क्या है, तो मैंग्रोव वन है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंग्रोव के सुंदरवन के दलदली क्षेत्रों में कौन सा क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे गेंडा पाया जाता है। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन के दलदली क्षेत्रों में एक सिंग वाला गेंडा भी पाया जाता है। ठीक है जी, तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो वह आपका सुंदरवन है, सुंदरवन। ठीक है जी, और यहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा भी पाया जाता है। दो चीज़ आपके इससे पता चल गई, ये भी 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है जी, क्योंकि डेली हम शाम को 6 बजे इस पर PYQ प्रैक्टिस करते हैं, और PYQ किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे एग्जाम के पैटर्न, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चलता है, और साथ में बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसे मैंग्रोव वन विश्व का सबसे बड़ा है, पिछली बार अगली बार दे सकते हैं सुंदरवन क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, मैंग्रोव वन है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है, इसलिए PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, तो PYQ करने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को 6 बजे इस पर क्लास मिलेगी आपको, PYQ RRB ग्रुप डी की PYQ। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। जो पंचमढ़ी में जीव पाए जाते हैं उनमें से इनमें से कौन सा शामिल है, तो वह है आपका चिंकारा। ठीक है जी, चिंकारा कहाँ पाया जाता है, तो पंचमढ़ी में पाया जाता है, जो पंचमढ़ी रिजर्व है उसमें पाया जाता है चिंकारा। ठीक है जी, ये भी आपके 2022 का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में डैश एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन जीव का संरक्षण करता है। बताइए राजस्थान में वो कौन सा समुदाय है जो वन प्रेमी है और वन जीव से जितने भी
संबंधित जीव हैं उनकी क्या करता है, तो रक्षा करता है, संरक्षण करता है, तो वो है आपका बिश्नोई। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिश्नोई समुदाय। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय वन और वन जीव से जितने भी संबंधित जीव जंतु है उनकी क्या करता है, वो रक्षा करता है, उनका संरक्षण करता है। ये भी क्या है, तो 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स डैश में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके पर्वतीय वनों में पाया जाता है, जो पर्वत पे वन होते हैं उसमें ये पाया जाता है आइबेक्स। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है, बताइए। तो ये किस में स्थित है, तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। अभी इसी से संबंधित हमने एक क्वेश्चन किया था कि चिंकारा कहाँ पाया जाता है, चिंकारा, तो यह पाया जाता है पंचमढ़ी में। ठीक है जी, पंचमढ़ी में पाया जाता है चिंकारा जीव, और ये पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है जी, कुछ और बायो रिजर्व को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा एक ना एक पूछा जाता है। ठीक है, बायो रिजर्व और राज्य, किस राज्य में कौन सा बायो रिजर्व पड़ता है। तो देखिए पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है, अभी जस्ट हमने देखा ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सुंदरवन तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नोकोरेक तो ये आपके मेघालय में पड़ता है। और नंदा देवी ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है। और मानस तो ये आपके असम में पड़ता है। तो ये सभी बायो रिजर्व जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको जरूर याद करना है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे अभी प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, पंचमढ़ी बायो रिजर्व, तो ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। वैसे ही सुंदरबन भी हमने जान ही लिया कि कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। नोकरेक मेघालय में। और नंदा देवी उत्तराखंड, मानस आसाम। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है। मतलब एक स्वतंत्र रूप में जो उड़ीसा राज्य है वो स्वतंत्र रूप में शामिल हुआ और अब भी है। तो ये शामिल कब हुआ, तो सन किस सन में हुआ, तो ये हुआ था 1950 में। ठीक है जी, 1950 में उड़ीसा राज्य क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से भारत में शामिल हो गया। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका 1950। ये भी 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, संघ होगा। मतलब जो भारत या इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो किस अनुच्छेद में लिखा है, तो ये आपका लिखा है अनुच्छेद 1 में। ठीक है जी, भारत या इंडिया जो राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद 1 में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाएं को बदलने के लिए कौन सा अधिकृत है। मतलब भारत में अगर किसी राज्य की सीमाओं को बदलना है तो इनमें से किसके माध्यम से वो बदला जा सकता है, किसके अधिकृत से, तो वो है आपका संसद। ठीक है जी, संसद में किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र का निर्धारण, ठीक है जी, इस सभी का फैसला राज्यों से संबंधित जितने भी फैसले लिए जाते हैं, किसी क्षेत्र में परिवर्तन करना, किसी राज्य को बांट देना, उसकी सीमा निर्धारण करना। ठीक है जी, ये सभी कौन करता है, तो ये भी सभी निर्णय संसद में लिए जाते हैं। ठीक है जी, बहुमत पाने पर इसको क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। अगर किसी क्षेत्र का बंटवारा करना है तो इसको संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसमें बहुमत मिलने के बाद ये अधिकृत कर दिया जाएगा। अगर बहुमत नहीं मिला तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद द्वारा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुपस्थितियों में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है। मान के चले किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ का ना होने पर, मुख्यमंत्री को ना होने पर, तो वहाँ का कर्ता धर्ता कौन रहेगा, तो वो रहेगा आपका उपराज्यपाल। ठीक है जी, वहाँ पर शासन फिर किसका रहेगा, उपराज्यपाल का रहेगा।
इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वहाँ का प्रभारी कौन होता है, तो वो आपका उपराज्यपाल। ये भी आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आप सभी को अभी पता है चल गया होगा कि डेली हम शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है। बताइए, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है। तो ये बना है आपके आंध्र प्रदेश से। ठीक है जी। किससे अलग होकर बना है, आंध्र प्रदेश से। और इससे तथ्य एक और बता दूं, ये कब हुआ, तो ये हुआ था आपके 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में हुआ था ये। ठीक है। तेलंगाना कब बना, तो 2014 में बना अलग होकर। किससे अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है जी। ये भी याद रखना है, फैक्ट ये भी पूछ सकता है कि कब ये तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, तो 2 जून 2014। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। उससे पहले ये देखिए, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा इस देश से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, अपने संविधान में, भारतीय संविधान के स्रोत में, मतलब भारतीय संविधान में किस देश से हमने क्या क्या लिया है। इसमें से हमेशा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम हो, और ख़ास तौर पर रेलवे में, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसलिए इसको मैं अलग से लेके आ गया हूँ। कल के वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था। ठीक है जी। तो देखिए, यूएसए से जो हमने लिया है, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए से हमने क्या लिया अपने संविधान में, मूल अधिकार। ठीक है जी। राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली, न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत। तो ये सब किससे हमने लिया है, तो यूएसए से। इन सबको आपको खास तौर पर याद करना है। ये आपके वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे। ठीक है जी। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, और रेलवे तो खास तौर पर पूछता है। ठीक है जी। तो एक बार और देख लो, यूएसए से मूल अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्रता, निरपेक्ष न्याय प्रणाली का, और न्यायिक पूर्वालोकन, ये सभी किससे लिया गया है, तो यूएसए से। सेकंड है, फ्रांस से क्या लिया है हमने, फ्रांस से हमने लिया गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ये हमने किससे लिया है, तो फ्रांस से। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो राज्य के नीति निर्देश, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा का 12 सदस्यों का मनमोहन। और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है हमने संसदीय शासन प्रवृत्ति, मतलब प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, और विधि का शासन, और एकल नागरिकता। तो ये सभी हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया है। तो ये जितने भी है, ये वीवीआई है, इसको जरूर आपको याद करना है। चाहे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे अलग से लिख सकते हैं, आपके हर एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताइए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है जी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी। और इससे इम्पोर्टेंट तथ्य और बता देता हूँ मैं आपको कि इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी। और इसके स्थायी सदस्य कब थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनको कब किया गया था, मतलब उनको कब, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो वो बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी। 11 दिसंबर 1946। और अस्थायी सदस्य कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी। और पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को। उसी दिन अस्थायी सदस्य बनाया गया था सच्चिदानंद को, और स्थायी सदस्य बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका सही उत्तर क्या है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कि किस निर्णय ने संविधान को मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। तो किस निर्णय ने संविधान को क्या किया, मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। तो वो है आपका केशवानंद भारतीवाद। इसने संविधान को क्या प्रदान किया, तो मूल संरचना। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। तो तारामती जो चोटी है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है जी, महाराष्ट्र में तारामती चोटी स्थित है। ये भी आपके 2022 के एग्जाम के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो तारामती महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत और केंद्र राज्य या केंद्र शामिल प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा पर्वत राज्य और केंद्र शामिल प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है, मतलब सही जो सम्मिलित नहीं है, राज्य और पर्वत जो सही सम्मिलित नहीं है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो वो है, देखिए, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में पड़ता है, ये सही है। सासेर कंगाड़ी ये कहाँ पड़ता है, ये भी लद्दाख में पड़ता है, सही है। कंचनजंगा सिक्किम ये भी सही है। केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश, नहीं, केटू हिमाचल में नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो यही सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो सही सम्मिलित नहीं है। ये भी 2022 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी सही है। सासेर कांगड़ी लद्दाख में पड़ता है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, लेकिन केटू हिमालय में हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है। अनुदैर्ध्य जो घाटी है हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसमें उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दुर्ग। ठीक है जी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हिमालय और शिवालिक के जो बीच स्थित है अनुदैर्ध्य घाटी, उसको क्या कहते हैं, तो उसको दुन कहते हैं, दुन। ठीक है जी, तो ये भी ग्रुप डी के 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं, दुन। अगला क्वेश्चन है कि जैंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए जैंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जैंतिया जनजाति मेघालय में पाई जाती है, और यहाँ पे 3 चोटियाँ भी पाई जाती है, 3 पर्वत श्रेणी भी है। तो गारो खासी जैंतिया, गारो खासी और जैंतिया ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये तीनों जो पर्वत श्रेणी है ये मेघालय में पाए जाते हैं, जिसके नाम से ही एक जनजाति भी पाई जाती है जिसका नाम है जैंतिया जनजाति, और ये कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका मेघालय जनजाति जो पाई जाती है मेघालय, जैंतिया जो जनजाति पाई जाती है मेघालय में पाई जाती है। और जैंतिया के नाम से भी एक पर्वत श्रेणी है जो 3 पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। गारो एक पहाड़ी है, खासी और तीसरा कौन सा है, जैंतिया। ये तीनों भी पर्वत श्रेणी कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। देखिए, माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो अरावली पर्वत पर स्थित है। ठीक है जी, और अरावली पर्वत से संबंधित एक फैक्ट और बता देता हूँ कि अरावली पर्वत का सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है जी, सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का, तो गुरु शिखर। ठीक है, शिखर ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, तो अरावली पर्वत की। और अरावली पर्वत का हिल स्टेशन का क्या नाम है, तो वो है माउंट आबू। ठीक है जी, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैली है ये भी बता देता हूँ आपको। अरावली पर्वत आपके कच्छ के कच्छ के रण से लेकर दिल्ली तक इसका फैली हुई है। दिल्ली के संसद भवन किस पे बना है, तो वो भी आपके अरावली पर्वत पर बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली का जो संसद भवन है वो किस पर्वत पर बना है, तो वो आपके अरावली पर्वत के ऊपर बना है। ठीक है जी, माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ है, तो ये आपके अरावली पर्वत पर है। गुरु शिखर
गुरु शिखर जो चोटी है वो किस पर्वत से संबंधित है, तो वो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है जी। तो 3-4 क्वेश्चन जो अरावली पर्वत से बनते हैं मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1793 में किस वायसराय के शासन काल में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। जो बंगाल में मतलब किस वायसराय द्वारा बंगाल में क्या लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त, तो वो लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है जी। किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। कब, तो 1973 में। ठीक है जी। तो इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बनते, तीनों बता देता हूँ। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला वायसराय, स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लागू हुआ था, तो 1793 में लागू हुआ था। ठीक है जी। कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। 3 क्वेश्चन बनते, तीनों एक ही में इसने पूछ रखा है, लेकिन वो तीनों कई बार अलग अलग पूछ देता है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1793 में। लागू करने वाला वायसराय तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। मतलब सबसे पहले जो प्रेसिडेंसी बनाई गई थी ब्रिटिश काल में बनाई गई थी, लेकिन वो कौन सी थी नगर निगम, तो वो था आपका मद्रास। ठीक है जी। कौन सा था, मद्रास। इसको कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 1688 में। इसके बाद 2 और बनाया गया नगर निगम, वो थे आपका मुंबई और कलकत्ता। ठीक है जी। मुंबई और कोलकाता थे जो कब बनाए गए थे, तो ये आपके बनाए गए थे 1726 में। ठीक है जी। तो सबसे पहला बनाया गया था मद्रास, उसके बाद बनाया गया मुंबई और कलकत्ता, वो बनाया गया 1726 में। ये भी 2022 के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल से याद रखना है, सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना की गई थी वो 1688 में की गई थी मद्रास में। इसके बाद 2 और बनाए गए थे जो थी मुंबई और कलकत्ता। ठीक है जी। इन दोनों को कब बनाया गया था, तो 1726 में। बस ये 3 क्वेश्चन इसमें से बनते जो तीनों आपको मैंने बता दिए। ठीक है जी। 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। तो कौन सी भारतीय संरचना को भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को प्रभावित किया, तो उसने कौन सी अवधारणा पेश की, तो अंग्रेजों ने भारत में रेल परिवहन की शुरुआत की थी उस समय 1850 के समय। ठीक है जी। जिससे भारत को क्या मिले, एक नई पहचान मिल गई थी भारत को। मतलब अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो एक सबसे अच्छी देन कही जाती है वो है आपका रेलवे। ठीक है जी। जो अंग्रेजों ने भारत को सबसे अच्छा चीज जो दे के गए हैं उनमें से एक वो है रेलवे। ठीक है जी। तो 1850 में अंग्रेजों की अवधारणा क्या पेश की गई थी, तो वो है रेलवे परिवहन। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो टीपू सुल्तान जो मस्जिद स्थित है ये आपके कोलकाता में स्थित है। ठीक है जी। कलकत्ता होगा। ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद, तो ये आपके कलकत्ता में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत का स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, तो वो कौन सा था, तो सामंती राज्य जो स्वतंत्रता से पहले था वो था आपका हैदराबाद। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता से पहले जो राज्य था सामंती राज्य वो था हैदराबाद। ये क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है और पूछा गया है और पूछने की पूरी संभावना भी है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके अभिनिष्ट शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। कहने का मतलब है कि हैदर अली ने और अंग्रेजों ने क्या किया, तो मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए। और वो किसके शत्रु थे दोनों, तो ये दोनों शत्रु थे मराठाओं के। ठीक है जी। हैदर अली और अंग्रेज
किसका शत्रु थे? तो वो मराठाओं के शत्रु थे। मराठाओं से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? तो दोनों ने हस्ताक्षर कर दिया। किस संधि पे? तो मद्रास की संधि पर दोनों ने मिलकर क्या किया? हस्ताक्षर किया। और किसको हराने के लिए? तो मराठाओं को। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मराठा। यह भी आपके 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दिया। तो मुर्शिद कुली खान ने कहाँ को अपने ढाका से हटाकर कौन सी राजधानी बनाई? तो उसने बनाई मुर्शिदाबाद। ठीक है जी, आपका ऑप्शन नंबर डी। उसने ढाका के बदल कर क्या कर लिया अपनी राजधानी? तो मुर्शिदाबाद। और करने वाला कौन था? तो मुर्शिद कुली खान। कौन सा कोशिका अंग विषाक्त पदार्थ और औषधीय के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो वो कौन सा कोशिका अंग है जो क्या करता है? जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं और जो हम औषधियाँ मतलब दवाइयाँ खाते हैं उनका जहरीले प्रभाव को क्या कर देता है? खत्म। तो इसका सही उत्तर है आपका अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है जी, जितने भी अंतर्द्रव्य जालिका जितने भी हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं और औषधियों के जहरीला प्रभाव होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। तो वो है अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो इसकी उप इकाई संरचना की बात की जाए तो वो होती है आपकी 50S और 30S। ठीक है, और 30S। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लाइसोसोम को। ठीक है जी, लाइसोसोम कोशिका अंगों की आत्महत्या की थैली कहलाती है। ठीक है, तो वो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्वेश्चन क्या? तो ग्रुप डी में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए, अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं उनकी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? जितनी भी कोशिकाएं होती है उनके लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य कौन से मतलब क्या होती है? तो वो होती है आपका एटीपी। एटीपी ये सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटक द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जाओं के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए, इसमें से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैं दोनों पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ग्लूकोज के जो विघटन होते हैं उसको किसके द्वारा निर्माण होता है? तो वो ऊर्जा का द्वारा निर्माण होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ से बन सकता है कि ग्लूकोज के विघटक का निर्माण ऊर्जा द्वारा होता है, और दूसरा है कि विघटक को मतलब ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है कि ग्लूकोज को विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा का निर्माण करती हैं। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ग्लूकोज को विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो वंशानुक्रम के पैटर्न पर कौन सा आधारित होता है? तो वो आपका आधारित होता है अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकी या अनुवांशिकता दोनों एक ही है। तो एक किस पे पैटर्न पर निर्धारित करते हैं? तो वंशानुक्रम। जैसे एक इसी का वंश सेकंड, इसी का वंश थर्ड, फोर्थ, तो ये सब क्या होता है? अनुवांशिकता के अंतर्गत होते हैं। ये वंशानुक्रम आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। ठीक है, पैटर्न पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो समुद्र में कौन कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? देखिए, समुद्री तरंग पाई जाती है। भूतापीय ऊर्जा, यहीं पे गलत हो गया, भूतापीय ऊर्जा समुद्र में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये धरातल पर पाई जाती है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, समुद्री ताप पाई जाती है, तो ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो कट गया। सेकंड देखते हैं।
सेकंड है कि ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में पाई जाती है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं पाई जाती, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा समुद्री तरंग ऊर्जा ये पाई जाती है, नाभिकीय ऊर्जा इसमें भी गलत, तो ये गलत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तरंगीय ऊर्जा और समुद्री तापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ पाई जाती है, तो ये तीनों समुद्र में पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, क्या होता है, जो उत्सर्जित विकिरण होता है गर्म भट्टी से उतरता है, तो वो होता है आपका अवरक्त। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी अवरक्त। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं, बताइए। तो उसको क्या कहते हैं, अभी जस्ट हमने देखा कि उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जाएं, जो कहाँ पाई जाती है, तो भूमि के अंदर, भू से भूमि के अंदर जो तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, बनती है, उसको क्या कहते हैं, तो सतह के नीचे मतलब भूमि के अंदर, तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो तेलंगाना है से नहीं मिलती है। तो किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात की सीमाएं तेलंगाना से नहीं मिलती हैं, कर्नाटक की मिलती है, महाराष्ट्र की मिलती है और छत्तीसगढ़ की मिलती है। ठीक है जी, लेकिन गुजरात से नहीं मिलती। और ये इसमें से एक दो क्वेश्चन और बन जाता है, इसके एक्स्ट्रा में फैक्ट बता देता हूँ कि तेलंगाना का कब बना था। तो तेलंगाना का निर्माण मतलब ये अलग राज्य बना था 2014 में। ठीक है जी, और ये किससे अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था आपके आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखिए। तेलंगाना कब अलग राज्य बना, तो 2014 में बना था। और ये किससे अलग हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इसकी सीमाएं किससे नहीं मिलती है, तो गुजरात से नहीं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। जो रानीखेत हिल स्टेशन है किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, रानीखेत हिल स्टेशन उत्तराखंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली, तो वो कहलाता है आपका बेंगलुरु। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, भारत का सिलिकॉन वैली तो बेंगलुरु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो भारत में राजस्थान में प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है, तो वो आपका है पुष्कर। ठीक है जी, पुष्कर क्या है, राजस्थान का एक धार्मिक शहर है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अनंतनागा डैश में एक शहर है। अनंतनागा मतलब कहाँ पे एक शहर है, तो ये स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है जी, अनंतनागा जम्मू कश्मीर में एक शहर है। ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है। ठीक है, अनंतनागा जम्मू कश्मीर में स्थित एक शहर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। तो मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो मोतियों का शहर कहा जाता है आपके हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर डी। इसे क्या कहा जाता है, तो मोतियों का शहर कहा जाता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम डेली शाम को 6 बजे क्लास लेके आते हैं, तो डेली प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्लास को देख सकें और प्रैक्टिस अपनी कर सकें। ठीक है जी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कौन सा शहर साबरमती तट पर बसा हुआ है, तो वह है आपका अहमदाबाद। ठीक है जी,
अहमदाबाद कहाँ बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है, किस नदी तट पर स्थित है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक बार मैंने इनकी लिस्ट लेके आया हूँ, आप सभी को याद हो जाए, क्योंकि जितने भी हैं ये इम्पोर्टेंट है सभी। तब बद्रीनाथ नगर कहाँ बसा हुआ है? तो अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। दिल्ली कहाँ बसा है? तो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। सूरत तो तापी नदी के तट पर बसा हुआ है। श्रीनगर तो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन तो ये आपके शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। कटक तो ये महानदी के तट पर बसा हुआ है। वाराणसी तो ये आपके गंगा नदी के तट पर बसा है। अहमदाबाद अभी जस्ट हमने देखा साबरमती की नदी के तट पर, और कानपुर तो गंगा नदी के तट पर। इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इनको जरूर आप एक बार याद कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वीडियो को सेव कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जरूर आप सभी को क्या करना है, याद करने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, अभी हमने देखा कौन सा है, वो अहमदाबाद है। निम्न में से वो कौन सा शहर साबरमती तट पर स्थित है, बसा हुआ है? तो वो है आपका अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्ताना डैश की बेटी थी। तो रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्ताना बेटी थी इल्तुतमिश की। ठीक है जी। इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्ताना कब मतलब सुल्ताना बनी थी रजिया दिल्ली की? तो ये बनी थी 1236 में। ठीक है, और इसने शासन कब तक किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक इसने क्या किया? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी रजिया सुल्ताना। और इससे क्वेश्चन एक और ये बनता है, तीसरा बनता है, एक तो क्या था 1236 से 1240 तक बनी थी। दूसरा पॉइंट है कि ये प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। ठीक है जी, तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है जी, और इसने शासन दिल्ली के गद्दी पर बैठा था 1236 में, और शासन कब तक किया था? 40 तक। और ये प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। ठीक है जी, रजिया सुल्ताना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश के बीच की अवधियों को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो देश की सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत है, कब से किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है जी, ग्रुप 3 में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आ गया कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक जानी जाती है? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि देश में 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? तो 21 हस्ती को कहने का तात्पर्य है कि किसने 526 भारत की रियासत थी उन सभी को एक करने का काम किया और भारत बनाने का काम किया। मतलब भारत में उन सभी रियासतों को क्या किया? शामिल किया। तो वो व्यक्ति थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया? तो भारत के जितने भी रियासतें थी उन सभी को एक किया। ठीक है, आज़ादी के समय में, और उन सभी को किसके? एक झंडे के, एक देश के रूप में लेके आए। उन सभी किसको? भारत के अंतर्गत लेके आए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी उस समय क्या थी? राज व्यवस्था चलती थी। तो सभी को क्या किया? एक झंडे के अंदर लेके आए। तो वो करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन आपका यहीं से भी बन सकता है कि कितनी रियासतों को वो एक किया उन्होंने? तो 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक है? मतलब कहने का तात्पर्य जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापकों में से एक है। तो इस क्वेश्चन की सही बात की जाए तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। लेकिन एक इसमें और बात है
कि ये अकेले व्यक्ति नहीं थे, इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है जी, क्या नाम था उनका? आचार्य नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र देव। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव ने और जयप्रकाश नारायण ने। तो इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है इस बार ये नाम देते आचार्य नरेंद्र देव ने किस पार्टी की स्थापना की, तो वो थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और जयप्रकाश दोनों ने मिलके। और कब की? तो 1934 में। ठीक है जी, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपको बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद के लिए मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो किसने बनाया? वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव शब्द, उसको लोकप्रिय बनाया? तो वो व्यक्ति थे आपके मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने क्या किया? तो सत्यमेव जयते को बहुत ही लोकप्रिय बनाया। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला, सत्यमेव शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है जी, और ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने इसको महान बनाया, लोकप्रिय बनाया? तो वो थे आपके मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो सत्यमेव मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में डैश द्वारा की गई थी। देखिए, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन गया कि 1875 में हुई थी, और इसके करने वाले थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है जी, शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी, और कब की थी? तो 1875 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके। अगला क्वेश्चन है कि डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? बताइए। मतलब कहने का तात्पर्य, जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो उस समय उनकी ग्रीष्म मतलब गर्मियों की कौन सी राजधानी हुआ करती थी गर्मियों में? तो उनकी गर्मियों में राजधानी हुआ करती थी शिमला, क्योंकि शिमला ठंडा प्रदेश होता था जहाँ पे ठंड थोड़ी रहती थी ग्रीष्म मतलब गर्मियों में, इसलिए उस अंग्रेजों ने क्या किया? तो ग्रीष्मकाल की राजधानी किसे बना दिया? तो उन्होंने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पार्टी की संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जो स्वतंत्र पार्टी थे उसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो भी जान लीजिए आप सभी, कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक तो सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन इस पार्टी का गठन कब किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई आपके 1959 में। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1959 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी, और करने वाले थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, मैंने दोनों आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि डैश शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो भारत में आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये शुरुआत मानी जाती है 18वीं शताब्दी से। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है जी, ये शुरुआत अधिकतम मान के चले, इसके तथ्य की बात की जाए तो आधुनिक काल पूरे यूरोप में बड़ी तेजी से फैल रहा था। ठीक है जी, सभी देश अपने अपने मतलब आधुनिकीकरण में लगे हुए थे। सभी के सभी नए नए चीज़ों को उस समय क्या हो रहा था? बड़ी तेजी से आविष्कार हो रहा था। धागे बनाने की मशीन, कपड़े काटने की मशीन, लाइटें, गाड़ियाँ, सभी उस समय क्या होती? बड़ी तेजी से सभी देश
आविष्कार करने में लगे हुए थे, तो उसी को क्या माना जाता है, उन्हीं को आधुनिक काल का शुरुआत मानी जाती है। ठीक है जी। और ये शुरुआत कब हुई थी, तो 18वीं शताब्दी से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है जी। तो यह शुरुआत भारत में भी कब से हुई थी, तो 18वीं शताब्दी से हुई थी। कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति की इकाई नहीं है, इनमें से कौन है जो शक्ति की इकाई नहीं है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये होती है ऊर्जा की इकाई। ठीक है जी। तो ये ऊर्जा से संबंधित है, कौन सा, तो आपका किलोवाट घंटा। बाकी जूल, अश्वशक्ति और वाट ये सभी किससे संबंधित है, तो ये आपके शक्ति से संबंधित है, लेकिन किलोवाट ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसकी होती है आपका ओम मीटर। ओम मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, कि ओम मीटर। अपोन में नहीं होता है, ओम अपोन में मीटर नहीं होता है, जिसमें इसमें अपोन दे रखा है, अपोन में नहीं होता है। इसका सही होता है ओम मीटर। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट अपोन में एम्पेयर होता है। तो किस भौतिक राशि का होता है वोल्ट अपोन में एम्पेयर, तो ये होता है आपके प्रतिरोध का। ठीक है जी। आर मतलब प्रतिरोध, अपोन में वोल्ट, नहीं, वोल्ट अपोन में एम्पेयर होता है। तो एम्पेयर को कैसे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है जी। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये प्रतिरोध का। ठीक है जी। तो ये किसकी भौतिक राशि है, वोल्ट अपोन में एम्पेयर, तो ये है प्रतिरोध की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 446 वोल्ट को क्या कहा जाता है। तो 446 वोल्ट की बात की जाए तो इसको कहा जाता है एक अश्व शक्ति। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर एक, कि एक अश्व शक्ति कहते हैं। 746 जो वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। ठीक है जी। अश्व शक्ति के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो किसके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो वो है आपका ठोस। ठोस में क्या होता है, सभी जो अणु होते हैं एक दूसरे से चिपके होते हैं। ठीक है जी। तो बहुत ही पास होते हैं, वो बहुत ही अधिकतम बल होता है उनका, आकर्षण करके रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। किसमें, तो ठोस में। तो अणुआ किस में पकड़ कर रखते हैं एक दूसरे को, तो वो है ठोस में। बाकी गैस में वो अलग अलग होते हैं, द्रव में अलग होते हैं, प्लाज्मा भी अलग होते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक पास कौन किस में होते हैं, तो वो आपके होते हैं ठोस में। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो अभी तक कितनी तय की जा चुकी है पदार्थ की अवस्थाएं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 अवस्थाएं तय की जा चुकी हैं। ठीक है जी। 3-4 के बारे में आप सभी को पता होगा, जो है आपका जल। ठीक है जी। जल है मतलब द्रव, जल कहने का मतलब है द्रव है, गैस है, ठोस है, प्लाज्मा है, और 5वां कौन सा है, तो बोस-आइंस्टीन कॉटन सेट। बोस-आइंस्टीन कॉटन सेट ये कौन सा आपका पदार्थ है, तो ये आपका 5वां पदार्थ है जिसकी अवस्था को क्या किया गया, तय किया गया है। तो टोटल कितनी अवस्थाओं को तय किया गया, तो आपका 5 अवस्थाओं को। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश में विसरण अधिकतम तीव्रता से होता है। तो विसरण सबसे ज्यादा किस में होता है, अधिक तीव्र, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। ठीक है जी। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, तीव्रता होती है विसरणों की। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी गलत बता रहा हूँ। ठोस मानिए द्रव में होता है, द्रव में अधिकतम तीव्रता होती है। यहाँ पे कण क्या होते हैं, अलग अलग होते रहते हैं। ठीक है जी। गैस में क्या होता है, कण बड़े अलग मतलब अलग होते हैं, और उसमें क्या होती है, तीव्रता होती है, इधर उधर गमन करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है जी। ये ठोस नहीं होगा, मुंह से निकल गया। इसका क्या है सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, गैस, जिसमें
अधिकतम विसरण मतलब गमन करते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होते, एक दूसरे की तरफ भागते रहते हैं, एक दूसरे तेजी से क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो किस में चलते हैं अणु, तो वो चलते हैं गैसों में। ठीक है जी, इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है, तो वो आपका होता है मेथेन। जो मीथेन होता है वो क्या होता है, सबसे शुद्ध पदार्थ होता है, इसमें कोई मिश्रण नहीं होता है मेथेन में। ठीक है जी, चीनी की घोल में मिश्रण है, दूध में मिश्रण है, वायु में मिश्रण है, लेकिन मीथेन में कोई मिश्रण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे शुद्ध पदार्थ इसमें कौन सा हो गया, मीथेन। ठीक है, अब चलें अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली पीवाईक्यू लेके आते हैं आप सभी के लिए। और डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है जी, और डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा पकाना, ये रासायनिक परिवर्तन है, नहीं है। ठीक है जी, एक आइस क्यूब का पिघलना, चलिए इसको बाद में देखते हैं। केक को ब्रेक करना और केला सड़ाना, नहीं। देखिए इसमें सही जो रासायनिक परिवर्तन है वो आपका है एक आइस क्यूब का पिघलना। ये क्या हो रहा है, तो इसको अगर एक आइस क्यूब को रख देंगे चाहे पिघलाएंगे तो वो एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ये सब कैसे परिवर्तन है, तो ये मिश्रित परिवर्तन हो जाएंगे। अंडों को पकाएंगे हम, ठीक है जी, आग पे। अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, पकेगा नहीं पकेगा। लेकिन बर्फ के क्यूब का रख दिया जाए तो वो चाहे उसको हम पिघलाएं चाहे थोड़ी देर बाद वो खुद ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो आइस का पिघलना क्या कहलाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। उसको हमें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, फिर भी वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन अंडे को हमें पकाना पड़ेगा, केक को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी उसमें परिवर्तन होगा, और केले को सड़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। वो कौन सा कोशिका अंग है जो केवल किस में पाया जाता है, तो पशुओं में। तो वो है आपका लाइसोसोम। ठीक है जी, लाइसोसोम केवल पशुओं में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, लाइसोसोम किस में पाया जाता है, तो सिर्फ पशुओं में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो किसकी मात्रा है कोशिकाओं को सुगम बनाने के लिए डैश में परिवर्तन कर देती है, तो वह है आपका जल। जल की मात्रा से कोई भी क्या किसी भी कोशिकाओं को चलाने के लिए वो क्या कर देती है, सुगम कर देती है। तो वो कौन सा पदार्थ है, तो वो आपका जल है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, जल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की ऊर्जा को कम आवश्यक क्यों होती है, कम आवश्यकता क्यों होती है, मतलब पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि उसमें अधिकतम मृदा कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब मित्र जो मरी हुई कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए उसको ऊर्जा की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए की कोशिका, क्योंकि उसमें अधिकतम मृत कोशिकाएं पाई जाती है, और जो मरी होती है इसलिए उसको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिकाएं भित्ति क्यों पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। इसलिए कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था मद्रास में। ठीक है जी, ठीक है। तो कब लड़ा गया था? तो मद्रास में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में ही सार्फ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सेठ हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, महाजन हुआ करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था बैंकिंग। क्योंकि वो क्या करते थे? तो वो मजदूरों को चाहे किसानों को वो ऋण प्रदान करते थे और उसके बदले जमीन जायदाद कुछ भी गिरवी रख लेते थे। तो ये सारी व्यवस्था कौन करती है? तो ये बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आती है सारी व्यवस्थाएं। ठीक है, तो उस समय में, उस जमाने में ये किससे संबंधित है? तो ये बैंक से संबंधित है। आज का जमाना बैंक क्या करती है? तो ऋण प्रदान करती है, उसके ऊपर क्या लेती है? तो ब्याज लेती है, ब्याज दर बढ़ाती है, घटाती है। और उस समय क्या करते थे? तो सेठ और साहूकार लोगों को, चाहे मजदूरों को, चाहे किसानों को ब्याज पर पैसे दिया करते थे, उसके बदले उनका घर जायदाद इत्यादि क्या कर लेते थे? गिरवी रख लेते थे। तो ये किसके रूप संबंधित है? तो ये बैंक से संबंधित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है। तो इंडिया नाम किससे लिया गया है? तो इंडिया नाम लिया गया है सिंधु से। ठीक है जी, सिंधु से इंडिया नाम लिया गया। जो अरब के लोग थे वो क्या कहते थे? तो इंडिया को वो सिंधु को इंदुस करके पुकारते थे। वो सिंधु को क्या कहते थे? इंदोस। और सिंधु का मतलब क्या होता है? जो सिंध के रहने वाले लोगों को वो क्या कहते थे? इंदोस कहते थे। इंदोस का मतलब इंडिया। और इंदोस किस भाषा से बनी है? तो इंदोर, इंडिया ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है कि सिंधु नदी के नाम से इंडिया जानी जाती है। ठीक है जी, इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है कश्मीर शाही। चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। चश्मे शाही कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में स्थित है। ठीक है जी, इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर है कि चश्मे शाही कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी से शुरू होता है और डैश शताब्दी में समाप्त हो जाता है। तो कब से कब तक शुरू होता है मध्यकाल? तो मध्यकाल को माना जाता है आपके 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। 8वीं शताब्दी से लेकर कब तक माना जाता है? तो 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल को माना जाता है। ठीक है जी, इसके बीच में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या थी? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी थी आपकी धर्मशाला। ठीक है जी, और हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो वो ब्रिटिश द्वारा, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि ब्रिटिश ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाई थी? तो वो हिमाचल प्रदेश के शिमला को बनाई थी। ठीक है जी, शिमला को अपनी क्या बनाया था उन्होंने? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भारत की उन्होंने। तो इंडिया ने, मतलब हिमाचल प्रदेश ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो धर्मशाला को बनाया। आपका ये भी इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। एक तो बनी गया कि पहली राजधानी आपकी शिमला है, किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई थी, अभी बताया आपको, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों द्वारा। ठीक है जी, शिमला। और दूसरी है धर्मशाला, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। और ये दूसरी धर्मशाला कब बनी? तो ये बनी आपके 2017 में। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दूसरी जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी थी उसे कब बनाया गया? तो 2017 में बनाया गया। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है 2017 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी क्या है? तो वो है आपका कोहिमा। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी, कि कोहिमा किसकी राजधानी है? तो वो है नागालैंड की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
कि आओ डैश राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो आओ कहाँ बोली जाती है? तो ये आपके नागालैंड में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जनजातीय भाषा है? तो इनमें से कौन सी जनजातीय भाषा है? तो वो है आपकी गोड़ी। गोड़ी क्या है? एक जनजातीय भाषा है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी, गोड़ी एक जनजातीय भाषा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला जो फसल महोत्सव है वो है आपका ओणम। ठीक है जी। ओणम क्या है? ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार है जो फसलों की कटाई पर बनाया जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? तो स्वपोषी जो भोजन का संग्रहण करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के रूप में स्वपोषी अपने भोजन का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? तो इनमें से कौन सा वो जीव है जो क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं, स्वच्छ। तो वो रखते हैं आपके जीवाणु और कवक। ये क्या करते हैं? तो पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ठीक है जी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु और कवक। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। मतलब इनमें से बताने के जो सबसे चतुर शिकारी इनमें से कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गरुड़। गरुड़ क्या होता है? सबसे प्रमुख शिकारी है। ये दूर से अपने शिकार को पहचान कर लेता है और उसके बाद उसको क्या कर लेता है? दबोच लेता है। तो वो है आपका गरुड़, जिसे क्या कहते हैं? चील भी कहते हैं। ठीक है जी, गरुड़। तो ये अपने शिकारी को क्या ऊपर से ही वो पहचान कर लेता है और उसकी शिकार भी कर लेता है बड़े ही आसानी से। कि उच्च पोषीय स्तरों में रसायनों के संकलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उच्च पोषीय स्तरों में जो रसायन के संकलन की प्रक्रिया होती है उनको कहा जाता है जैविक आवर्धन। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, जैविक आवर्धन। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो किसका जैविक घटक नहीं है? तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है आपका मृदा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। ठीक है। मिट्टी पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं होती, बल्कि मेंढक, पुष्प और कीड़े क्या होते हैं? ये पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं होती। हमसे मिट्टी नहीं पूछा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या मतलब जो पर्यावरणीय कारक है वो जंतुओं में, विकासशील जंतुओं के लिए क्या लिंग निर्धारण की भूमिका निभाता है? तो वो है आपका तापमान। तापमान क्या करता है? तो जंतुओं के, विकासशील जंतुओं के लिए लिंग निर्धारण का काम करता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे आपको इस पे आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलते हैं। वीडियो आती है जिसमें हम डेली आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आते हैं, डेली शाम को 6 बजे। तो डेली शाम को 6 बजे आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए मिल जाती है वीडियो। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर आप सभी सब्सक्राइब कर लें। और सभी के सभी क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पीवाईक्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, यही क्वेश्चन था अगला कि छोटे मांसाहारी
या द्वितीय उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि छोटे मांसाहारी होते हैं और जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो किस स्तर में आते हैं, तो वो आते हैं तीसरे स्तर में, तीसरे पोषीय स्तर। ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पादकता क्या करता है, उपभोक्ता क्या करता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता कौन किससे भोजन प्राप्त करता है। तो ये इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको बड़े अच्छे से चलिए आगे ही इसी वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें से आपका ये क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि एक स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से क्या अभिप्राय है। तो पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय है स्वपोषी पारिस्थितिक तंत्र से कि यह कार्बनिक द्रव्य और पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर होते हैं। ठीक है जी, ये क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं आपके वही कि कौन किसके लिए उपभोक्ता और उत्पादकता है, कौन किससे भोजन प्राप्त करता है। देखिए, सबसे पहले जैविक घटक को समझना महत्वपूर्ण है। तो पादप और जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनते हैं। मतलब जैविक घटक का निर्माण किससे होता है, तो जंतुओं से और पादप को मिलाकर जैविक घटक का निर्माण होता है। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों को पुनः निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है जी, तो इनका क्या है, पारिस्थितिक तंत्र जो है जैविक घटकों को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या होता है आपका उत्पादक, दूसरा क्या होता है उपभोक्ता। ठीक है जी, तीसरा अभी पीछे है, तीसरा होता है अपघटक। मैं बता ही देता हूँ, तीसरा क्या होता है अपघटक। ठीक है जी, अब चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला क्या है उत्पादकता, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है जी, उत्पादकता कौन होता है, तो जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करता है। आपने पहले पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्पादक। ठीक है, जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। अब दूसरा आप पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्या होता है उपभोक्ता। ठीक है जी, उपभोक्ता का मतलब होता है यह भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भोजन स्वयं बनाता है उन पर ये निर्भर होते हैं, कौन, उपभोक्ता वाले। ठीक है, तो ये अपने भोजन उत्पादकता से प्राप्त करते हैं, निर्भर होते हैं। और ये उपभोक्ता निम्न श्रेणी में रखा गया। और उपभोक्ता में 3 श्रेणियां होती है, कौन कौन सी, तो एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो चलिए इनको भी एक अच्छे से देख लेते हैं। बस इसमें से आपका 3 लाइन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का फंस जाएगा, बस समझने की जरूरत है। जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पादक। और जो भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता। ठीक है जी, अब उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो 3 श्रेणियों में। ठीक है जी, चलिए सबसे पहली श्रेणी देखते हैं, इसकी कौन सी है। पहली है प्राथमिक उपभोक्ता। ये अपना भोजन सीधे उत्पादकता से प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, उदाहरण के लिए गाय, बकरी, चूहा। ठीक है जी, गाय, बकरी, चूहा ये इत्यादि का कहने का मतलब है ये शाकाहारी होते हैं और भोजन किससे प्राप्त करते हैं, सीधे, तो उत्पादकता से। उत्पादकता में कौन आता है, पेड़ पौधे, हरे छोटे पेड़ पौधे आते हैं जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। मतलब पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया और पेड़ पौधों तो क्या है, वो सीधे उत्पादकता होते हैं। उनसे भोजन कौन प्राप्त करता है, तो गाय, बकरी, चूहे। तो ये उनके लिए क्या कहलाते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोग होते हैं, जो उनका क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं उत्पादकता से। तो ये सभी शाकाहारी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। और द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। मतलब अब ये किससे प्राप्त करते हैं, तो ये इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है जी, प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, जिसमें उदाहरण के लिए क्या दे रखा है, चूहे का बिल्ली द्वारा भक्षण, मतलब चूहे का बिल्ली द्वारा खाना। तो किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब तीसरा है कि तृतीय उपभोक्ता का मतलब है ये अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए, द्वितीय से प्राप्त करता है, द्वितीय प्राथमिक से प्राप्त करता है, प्राथमिक किससे प्राप्त करता है, तो जो भोजन को बनाता है स्वयं उत्पादकता से। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको घटक बताया था कि अब घटक होता है ये अपना भोजन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के मित्र शरीर से प्राप्त करता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। सबसे पहला
भोजन कौन बनाता है? उत्पादकता। उससे प्राप्त कौन करता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता की 3 श्रेणियां होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है जी, ये तीनों एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो कणिकाओं का संग्रहण कौन करता है? तो वो करता है आपका हरित लवक। हरित लवक क्या करता है? तो ये प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया या तेल हो गया, इन सभी का क्या करता है? तो संग्रहण करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णन कहाँ स्थिर होता है? तो इसमें कहाँ स्थित होता है? तो यह स्थित होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण का कहाँ स्थित होता है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होता है। ये कुछ कोशिकाओं में स्थित होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती है? तो पादप कोशिकाओं की जो भित्तियां होती है किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो क्या करता है? उपयोग करता है। तो वह है आपका हरित लवण। ये क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषण का क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो वो है आपका हरित लवण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसमें कौन सा तत्व क्लोरोफिल में उपस्थित होता है? तो वो होता है उसमें आपका मैग्नीशियम। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम स्थित होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इनमें मानव शरीर के संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें उत्तरदायी होता है आपका पेशीय और संयोजी ऊतकों का संयोजन। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी कि जो पेशीय और संयोजी ऊतकों का संयोजन होता है वो मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो किस प्रकार के ऊतकों से हड्डियां बनी है? तो ये बनी है आपकी संयोजी ऊतक से। ठीक है जी, संयोजी ऊतकों का उदाहरण है क्या? तो हड्डियां। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो कौन सा ऊतक पाया जाता है? त्वचा। तो त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच, तो वो है वसा ऊतक। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए, वसा ऊतक त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं अधिकतर कंफ्यूज कर देता है क्योंकि हमें एक एग्जाम में कोई दिखता ही नहीं है नहीं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है जल का जल वाष्प में परिवर्तन। ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। शरीर में भोजन का पचन ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि वो भोजन पच गया, वापस अपने रूप में नहीं आ सकता। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ही यह होता है कि जो अपने वापस रूप में ना आ सके। ठीक है जी, जब भोजन पच जाएगा तो भोजन अपने वास्तविक रूप में आ सकता है? नहीं। दूध का दही बनना ये भी वास्तविक रूप में नहीं आ सकता। दही से पनीर बन सकता है बाई चांस, चाहे दही से मक्खन निकाला जा सकता है, छाछ बनाया जा सकता है, लेकिन वो वापस दूध नहीं बन सकता है। जल वाष्प में परिवर्तन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जब जल वाष्प हो जाएगा लेकिन वाष्प को ढक देने पर वो जल के रूप में वापस आ जाएगा।
ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो वो है आपका जल का जल वाष्प में परिवर्तन, क्योंकि जल वाष्प को वापस जल के रूप में लाया जा सकता है। ठीक है। और चौथा क्या है, लोहे में जंग लगना, ये भी नहीं हो सकता। एक बार जंग लग गई तो लोहा वो खत्म, वो वापिस अपने जंग लगा लोहा वापिस अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन का अर्थ ही वही होता है जो अपने वास्तविक रूप में आ जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में डैश होता है, तो संवेग में क्या होता है बताओ। तो संवेग में परिमाण और दिशा होती है। ठीक है, परिणाम और दिशा। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा। अगला क्वेश्चन है कि एक सदिश राशि में परिमाप और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाप होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो इसमें से सदिश राशि जो है आपका वो है विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि होती है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े को दिशा हमेशा एक समान होती है। मतलब कहने का तात्पर्य किस जोड़े की दिशा हमेशा दिशा जो होती है वो एक समान होती है। तो वो है आपका वल और त्वरण। इसकी दिशा क्या होती है, एक समान होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कार्य में डैश। तो कार्य में क्या होता है, तो कार्य में कोई भी दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि कार्य में कोई दिशा नहीं होती, इसमें केवल परिणाम होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है बताइए। तो उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य पर्व। कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। तो बताइए, ये क्वेश्चन आप ही बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर बताइए। तो पोंगल में त्योहारों के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। तो इसमें पूजा की जाती है सूर्य की। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। पोंगल में सूर्य की पूजा की जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्योहार प्रति वर्ष जनवरी माह में नहीं मनाया जाता है। जनवरी माह में क्या किया जाता है, नहीं मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ओणम। ओणम जो है वो जनवरी में नहीं मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है अगस्त और सितंबर में। ठीक है जी, कब मनाया जाता है, अगस्त और सितंबर के बीच में मनाया जाता है ओणम को। तो जनवरी में ना मनाए जाने वाला त्योहार ओणम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए डेली मैं आपको 2 से 4 कराता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको कराया जाए और उसी में आपके नंबर आ जाए। ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमारी नज़र में। तो क्वेश्चन वो करे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, आपने पीछे देखा हुआ सभी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं कि त्योहारों में से हमेशा एक नए क्वेश्चन 1 से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहले इसका उत्तर बताइए। त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपके मनाया जाता है केरल में। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी कि त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। इसलिए आज थोड़ी वीडियो छोटी भी है क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने कम क्वेश्चनों को लिया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और डेली शाम को 6 बजे इस पर आपको क्लास मिलेगी, तो चैनल को ज़रूर से आप सभी को सब्सक्राइब करना है। डेली PYQ प्रैक्टिस के लिए, RRB ग्रुप डी की प्रैक्टिस के लिए आपको
डेली शाम को 6 बजे के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।